गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छा। तो एक बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार के द्वारा जिस प्रकार सरकारी नौकरी को लेकर के विभिन्न स्तरों पे कार्य किए जा रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। इस दिशा में अगर हम लोग शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें, तो एक क्रांति की लहर दौड़ रही है बिहार में और इसी संदर्भ में टीआरई 1 कंडक्ट किए जा चुके हैं, टीआरई 2 भी हो चुका है, टीआरई 3 और टीआरई जो 4 जो हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। और लगभग आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा आदेश निर्गत भी कर दिए गए हैं कि टीआरई 4 का एग्जामिनेशन होंगे और एक संभावित तिथि जो है वो 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के आसपास, यानी सितंबर लास्ट में मान करके चलिए कि आपके पेपर फाइनल हो जाएंगे और रिजल्ट जो है वो नवंबर तक जाते जाते आपको दे दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जॉब को लेकर के जो काफी प्रतिस्पर्धाएं जो बढ़ी हुई है, तो उस स्थिति में अगर भविष्य अगर सुनहला करना चाहते हैं तो जो बच्चे खास करके टीचर बनने का सपना कई वर्षों से देखे हुए हैं और अभी उस मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसे भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टीआरई 1 2 3 में भी कुछ ही नंबर से आपके रिजल्ट रुके हुए हैं। तो इस बार आप लोग श्योर सक्सेस के मंत्र से जुड़ करके अपने सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि हम लोग विभिन्न स्तरों पे पढ़ाएंगे, आप लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। विस्तृत रूप में हर टॉपिक पे चर्चा होगी। पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बेस पे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट में कैसे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो होते हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वह एक आपका बेस होगा और उसी बेस के आधार पे आपकी आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। चूंकि मैं बार बार कर रहा हूं कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन टफ होते जा रहा है, तो इस दिशा में आज हम लोग बेसिकली मैं प्रमोद कुमार और खास करके आज हम लोग चर्चा करेंगे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर की हम बात करते हैं, उसमें विशेषकर पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। पीजीटी में कौन सा? पॉलिटिकल साइंस, यानी हम कह सकते हैं पॉलिटिकल जो साइंस जो है, या फिर एक और टेक्निकल के संदर्भ में नाम दे पीएसआईआर। पीएसआईआर का मतलब यह हुआ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का। इसमें कई स्तरों को जोड़ करके आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे भी गए हैं, तो काफी ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। और इस बार ये भी सुनने में आ रही है कि पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में और भी अन्य विषय हैं जिसमें अच्छे खासे सीट आएंगे। तो जब सीट्स आएंगे उसमें, तो अभी से एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। और एकदम दावे के साथ ये कहा जा रहा है कि इस मंच के माध्यम से आपका एक एक जो टॉपिक जो होगा उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पीवाईक्यू के साथ साथ जो नए क्वेश्चन भी और बनेंगे, हर सेगमेंट का हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ संभावित क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जिससे आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेझिझक होकर के आप पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग इस पे सिलेबस के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या? सिलेबस कि क्या क्या उसमें आएंगे। तो पहला अगर टॉपिक की अगर बात की जाए तो पहले टॉपिक में क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। अगर पीजीटी सिलेबस की अगर हम बात करें, किसका? पॉलिटिकल साइंस का। किसमें? यानी पीएसआईआर। और आप तो ये सर्वविदित हैं, लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि आपका जो क्वेश्चन होगा 150, ठीक है। इसमें जो 30 नंबर रहेंगे
वह क्या रहेगा? लैंग्वेज पेपर। क्या रहेगा? लैंग्वेज पेपर। 40 के संदर्भ की अगर हम बात करें तो 40 में आपके सामान्य पेपर रहेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में सवाल कुछ पूछे जाएंगे। और कितना हो गया? 70। और 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट से। टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस ये हो रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर आप आसानी से उसको कर सकते हैं। देखें भैया, बस इसमें क्या है, दोनों में सिर्फ क्वालिफाइंग है आपको। जैसे जनरल स्टडी में अगर देखा जाए तो वही मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री से कुछ रहेंगे, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, कुछ एक दो का करंट भी पूछे जा सकते हैं आपसे। लेकिन मेन जो काम करना है आपके सब्जेक्ट्स पे। तो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो वही हम लोग सिलेबस की बात करें तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। पहला क्या है? यूनिट की अगर हम बात करें वह है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत यानी हम कह सकते हैं इसको पॉलिटिकल थ्योरी। क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसके सब सेक्शंस में कई पार्ट आएंगे। सब सेक्शंस में जैसे है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। जैसे स्वतंत्रता, समानता, फिर हम बात करें न्याय, अधिकार। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करें लोकतंत्र है, नागरिकता है, धर्मनिरपेक्षता है। लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, और इन सारे टर्म से आप लोग ऑलरेडी पहले से ही अवगत हुए होंगे। फिर नागरिकता है, विकास की अवधारणा है। फिर क्या है? नागरिकता यानी डी के संदर्भ में ये हम जानेंगे। या बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में कि राजनीति है क्या, हम जानने का प्रयास उसमें करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स को हम लोग कई स्तरों पर देखेंगे। एक राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, सभी स्तरों पर हम लोग इसको विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पहले यूनिट की हम बात करेंगे। फिर अगर दूसरी की अगर हम बात करें तो राजनीतिक विचार या विचारक। दूसरे सेगमेंट की बात करें, राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक। और राजनीतिक विचारक की हम बात करें तो इसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं? पॉलिटिकल थिंकर। पॉलिटिकल थिंकर। पॉलिटिकल थिंकर से हम कर सकते हैं। अब देखिए थिंकर का क्या मतलब हुआ, यानी जो विचारक होते हैं किसी भी संदर्भ में अपना विचार रखते हैं। जैसे कभी हम बात करते हैं पूंजीवाद की बात करते हैं, कभी मार्क्सवाद की बात करते हैं, कभी समाजवाद की बात करते हैं। राजनीतिक संदर्भ में कोई दर्शन, जैसे गांधी की हम बात करते हैं तो हमेशा उन्होंने क्या किया कि ये बात कहा कि अगर आजादी हो जाएगी तो फिर कांग्रेस को भंग करने के संदर्भ में, वो राज्यविहीन के संदर्भ में बात करते थे। कुछ लोग राज्य की बात करते हैं। तो शासन चलाने के लिए हर प्रकार के कैसे एक बेहतर संचालन किया जा सकता है, तो विभिन्न विद्वान क्या है अपने अपने स्तर पे अपना क्या करते हैं? विचार देते हैं, अपना विचार देते हैं। तो इन विचारकों को अगर देखा जाए तो हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है पश्चिमी विचारक, दूसरा है भारतीय विचारक। क्योंकि जो दार्शनिक जो हुए, विचारक जो हुए, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी हुए
और भारत के भी स्तर पे हुए। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विचारक, अंतर्राष्ट्रीय विचारक जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल थिंकर्स, इंटरनेशनल इंटरनेशनल थिंकर्स, थिंकर्स। और हमेशा याद रखिएगा कि आपके टीआरई में कई बार हमेशा थिंकर्स को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें, प्लेटो की बात करें, जैसे प्लेटो है, फिर अरस्तु, उसके बाद हम मैकियावेली की हम बात कर सकते हैं, मैकियावेली जो है। फिर उसके बाद जैसे रूसो है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो, हॉब्स, जॉन लॉक की हम बात करते हैं, उसको लॉक भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉक या जॉन लॉक, ठीक है। फिर मिल्स है, मार्क्स है, जॉन मिल की हम, यानी मिल्स, मार्क्स, और मार्क्स को देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय विचारकों में काफी प्रासंगिक रहे हैं वो, खास करके भारत के संदर्भ में भी। और उन्होंने अपना विचार दिया, जैसे 1855-56 में जब संथाल विद्रोह हुआ था, तो मार्क्स ने कहा था कि यह प्रथम जन क्रांति है। उन्होंने ही कहा था विचार कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, क्योंकि उन्होंने क्या, मजदूरों के माध्यम से क्रांति की बात कही। तो जो इंटरनेशनल थिंकर्स जो हैं वो वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, उसके संदर्भ में हमें क्या करना है, उनके विचारों को हमको देखना है, उनको पढ़ना है, कितना प्रासंगिक है, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसे हमें देखना है, पढ़ना है। फिर हम क्या देखेंगे कि इंटरनेशनल थिंकर्स हैं, नेशनल थिंकर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, सवाल ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम भारतीय विचारक की बात करें, चूंकि हमने क्या देखा इसमें, अंतरराष्ट्रीय विचारक, दूसरा है भारतीय विचारक या राष्ट्रीय विचारक। यहां राष्ट्रीय से तात्पर्य क्या है, भारतीय, भारतीय विचारक। अब भारतीय विचारक में हम देखें, जैसे क्या है, इंडियन थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स। अब इस भारतीय विचारक में शुरू में अगर देखें, जैसे आप लोग कौटिल्य को तो शुरू से ही जानते ही होंगे, जैसे कौटिल्य है, महात्मा गांधी है, अंबेडकर है, कौटिल्य, फिर महात्मा गांधी, फिर हम बात करें जवाहर लाल नेहरू, हम जयप्रकाश नारायण की बात कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायण, फिर अगर इंडियन थिंकर्स की हम बात करें तो हम BR अंबेडकर की बात कर सकते हैं, सावरकर की बात कर सकते हैं, लोहिया की बात कर सकते हैं, राम मनोहर लोहिया। तो यहां लोहिया से तात्पर्य क्या है, राम मनोहर लोहिया, वीर सावरकर,
वीर सावरकर। फिर अगर हम देखें, जयप्रकाश नारायण हो ही गए, कौटिल्य की बात किया, अंबेडकर की हम बात कर लिए, इसके अलावा अन्य भी आएंगे, जैसे कहीं कहीं मनु के भी बारे में देखना पड़ेगा, जो थिंकर्स जो हैं हमारे। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें तो इतना काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय थिंकर में। जयप्रकाश नारायण है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कौटिल्य, वही कौटिल्य जिन्होंने क्या, अर्थशास्त्र की रचना की थी। और वर्तमान में अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत जो है, उसमें जो भी बातें कही गई है वर्तमान व्यवस्था में भी ये काफी प्रासंगिक है। नहीं कहा गया है कि कौटिल्य नीति, कुटिल नीति, तो हमारे राजनीतिक संदर्भ में आज भी वो प्रासंगिक है। नेहरू की अगर बात करें, आज भी नेहरू प्रासंगिक है, गांधी जी प्रासंगिक है, जयप्रकाश नारायण प्रासंगिक है, राम मनोहर लोहिया प्रासंगिक है। तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट क्या था, थिंकर्स के बारे में। ठीक है, अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह भारतीय संविधान और राजनीति। तीसरा क्या है, भारतीय संविधान व राजनीति। भारतीय संविधान और यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, आप लोग शुरू से भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, जिसमें हम देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान का निर्माण की हम बात करते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे ये देखा जाता है कि 1935 के अधिनियम से लगभग 2/3 के आसपास में प्रावधान लिए गए हैं उससे। तो जो ब्रिटिश काल में भी कुछ जो संवैधानिक विकास यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, या फिर समय समय पर 1909 की बात करें, 1919 की बात करें, 1935, अनेक प्रकार के एक्ट लाए गए थे। तो भारत के संविधान के निर्माण में कहीं ना कहीं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। तो हमें क्या करना है कि देखना है क्या कि भारतीय संविधान का निर्माण, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान का निर्माण। पूछ देगा कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी पूछा जा सकता है, कब से कितना दिन लगे, कहां कहां से हमने कौन सा प्रावधान लिया। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कई बार सवाल कमीशन में भी पूछे जाते, कहां से, तो आयरलैंड से। उसी प्रकार फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है वह है क्या, मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में हम देखते हैं कि इसका संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। और अधिकार की जहां तक बात आती है, यही सवाल पूछे जाएंगे, चूंकि क्या है कि ये संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि नैसर्गिक अधिकार क्या है। नैसर्गिक अधिकार, तो नैसर्गिक अधिकार का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को बिना किसी भी प्रकार के, जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसको फ्री में स्वच्छ वायु मिलता है, आसपास के माहौल आपके नहीं चाहने के बावजूद, ना चाहने के बावजूद भी उसे मिलेगा। कोई कह देगा कि भाई आपको हवा नहीं, ये कैसे हो सकता है, प्रकृति में खुली जी, यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो फंडामेंटल राइट में बहुत ऐसे प्रावधान है जिससे सरकार समय समय पर उस पर रोक लगा भी सकती है, लेकिन नैसर्गिक अधिकार पर रोक कोई, चूंकि प्रकृति उसको फ्री में, हवा पे, पानी पे कोई रोक लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। तो हमें क्या देखना, फंडामेंटल राइट के बारे में विस्तृत चर्चा करना है। और वर्तमान में आर्टिकल 21 को लेकर के ये काफी प्रासंगिक है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है ना। जैसे कोई मनपसंद अपना लड़का या लड़की शादी करना चाहता है,
तो मनपसंद वर या वधु ढूंढने का राइट किसमें है? आर्टिकल 21 में है। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल रूप में इसको देखेंगे। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यानी डीपीएसपी जो है यह राज्य को, राज्य चाहेगी तो लागू करेगी या नहीं तो नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो है जिक्र भाग 4 की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में बीच में, जैसे पंचायती राज की हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो राज्य चाहेगी तो लागू करेगी नहीं तो नहीं लागू करेगी। आप कहीं कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर हनन होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट कोई कदम ले सकता है। तो हम लोग इसको विस्तृत रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी इसी में संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में क्या आ जाएगा? 2, एक आएंगे क्या? राष्ट्रपति जो संवैधानिक है, और दूसरा है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, राष्ट्रपति नहीं, ठीक है ना। तो संवैधानिक प्रमुख कौन सा हो गया? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख पूछे तो कौन है? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार कार्यपालिका हो गई। व्यवस्थापिका के संदर्भ में और न्यायपालिका, तो केंद्र के संदर्भ में व्यवस्थापिका में जैसे हम लोग संसद की बात करेंगे, संसद। फिर हम लोग क्या करेंगे? न्यायपालिका, और न्यायपालिका में विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट। तो संघ की हो गई। तो ठीक इसी प्रकार राज्य में, तो राज्य में भी क्या, कम लिखना है ज्यादा समझना है। तो राज्य में क्या? तो राज्य में भी कार्यपालिका। जब केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री। केंद्र में अगर सुप्रीम कोर्ट तो राज्य में हाई कोर्ट। केंद्र में अगर संसद है तो राज्य में विधानमंडल। तो हमें सरकार, सरकार का मतलब क्या हुआ? समग्र रूप से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को समग्र रूप से भी सरकार उसको बोला जाता है। तो केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में हमको क्या देखना है? पढ़ना है। और राज्य के संदर्भ में भी विशेष करके जो पंचायती राज और नगर पंचायत की बात करते हैं, तो इसी में हम लोग को 73वां व 74th विधान संशोधन, जो 73वां जो है वह राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत से संबंधित है, और 74 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? नगर पंचायत से, यानी शहरी क्षेत्र के व्यवस्था से संबंधित है। तो 3 इशू हम लोगों ने देख लिया। पहला में क्या? राजनीतिक सिद्धांत की हम लोगों ने बात किया था। दूसरा में क्या? राजनीतिक विचारक, और विचारक में 2 स्तर पे। एक था क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर के, जिसमें हॉब्स है, रूसो है, मार्क्स है, मैकियावेली है, कई लोग हैं। भारत के संदर्भ में हमने देखा जैसे जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, वीर सावरकर, ये सभी लोग हैं। तो 3 स्तर पर हम लोगों ने देख लिया। अब जो अगला जो पार्ट है वह है तुलनात्मक राजनीति। क्या है? तुलनात्मक राजनीति। यह है तुलनात्मक राजनीति, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है कि हम तुलना करते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की तुलना,
वहां के संसद भारत के संसद में तुलना, वहां के निर्वाचन प्रणाली भारत की निर्वाचन प्रणाली में तुलना पूछा जा सकता है, ब्रिटेन के साथ तुलना पूछा जा सकता है, चीन के साथ किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसको हमको तुलनात्मक रूप में भारत के राजनीतिक व्यवस्था को विश्व के संदर्भ में विशेषकर हमको कहा ब्रिटेन के संदर्भ में, विशेषकर यूएसए के संदर्भ में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर अगर पड़ोसी देश चीन के संदर्भ में, क्योंकि चीन में क्या है साम्यवादी व्यवस्था है, भारत में क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो दोनों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो तुलनात्मक जो पॉलिटिक्स जो है इसी में हम लोगों को क्या राजनीतिक दल भी देखना है, दबाव समूह भी यानी प्रेशर ग्रुप, इसी के अंतर्गत हम लोग क्या पॉलिटिकल पार्टी को भी पढ़ेंगे। इसमें क्या पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल, उसके बाद दबाव समूह और प्रेशर ग्रुप को लेकर के कई बार उसमें पूछ दिया जाएगा कि कौन सा उसमें प्रेशर ग्रुप है। जैसे एबीपी का आप लोगों ने देखा होगा, किसान जो संगठन जो होते हैं ये सभी क्या हैं प्रेशर ग्रुप हैं, जो दबाव बनाकर के सरकार पे जनता के हितों की ये पूर्ति करते हैं या पूर्ति करने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये संदर्भ में हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये पढ़ना है भारत की राजनीति और खास करके 2-3 देशों के संदर्भ में जो हमने चर्चा भी किया, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध 5 के संदर्भ में। अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन, संगठन यानी इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जैसे आज अमेरिका के साथ जो ट्रेड वार की स्थिति आ रही है, चाहे चाइना की हम बात करें, फ्रांस की बात करें, या संपूर्ण यूरोप और एशिया की बात करें, या नॉर्थ साउथ की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है भारत के जितने भी पड़ोसी देश जो हैं, खास करके हम चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें, श्रीलंका की स्थिति है, पाकिस्तान है, ये पड़ोसी की हम बात कर रहे हैं। यूरोप के संदर्भ में खास करके हम फ्रांस की हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, पश्चिमी संदर्भ में अगर हम बात करें तो अमेरिका की बात करें, तो इस प्रकार कुछ पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे। और आईआर पढ़ने के पहले हम लोग गेम थ्योरी जरूर पढ़ेंगे। बस एक संकेत दे रहा हूं कि गेम थ्योरी एक अंतरराष्ट्रीय माने संबंध को बेहतर तरीका से समझने के लिए, और जब आप गेम थ्योरी समझ जाइएगा तो कोई भी आपको मात नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका अंतिम यही है कि आगे वाले को माने मन की स्थिति को भाग करके अपने ज्यादातर स्वहित की बात सोचना। हालांकि उसका भी कल्याण होना चाहिए, लेकिन मुझे कितना ज्यादा फायदा होगा उसमें यह बात की जाती है। तो जब एक देश का संबंध किसी दूसरे देश के साथ संबंध एस्टैब्लिश होता है तो हम अपने खास करके आर्थिक हितों की पूर्ति, तकनीकी हितों की पूर्ति, रणनीतिक हितों की पूर्ति, जैसे क्वेड बना, क्वेड की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, यह विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। तो इस रूप में क्या है कि हम पढ़ेंगे और इसमें खास करके देखेंगे संगठन में, तो संगठन में हम आईएमएफ की भी चर्चा करेंगे, हम यूएनओ की बात करेंगे, यूएनओ, हम एससीओ की भी बात करेंगे, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है। इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि शीत युद्ध का भी, क्या है शीत युद्ध, और इसी को हम क्या कहते हैं कोल्ड वार। और कोल्ड वार कब से शुरू हुआ, तो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे, और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो ये स्थिति लगभग धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था था, आज की डेट में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थिति आ चुकी है, ठीक है ना। इसी में हम लोग देखेंगे क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसी में जब अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करेंगे तो भारतीय विदेश नीति यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसमें विशेष करके हम लोग नेहरू की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन रूल्स की हम बात करेंगे, गुजराल डॉक्ट्रिन्स की बात करेंगे, मनमोहन सिंह की पॉलिसी की बात करेंगे, वर्तमान जो केंद्र में सत्तासीन सरकार है उसके विदेश नीति की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें इसके अलावा जो भी कुछ वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे का संदर्भ में क्या हुआ, जैसे हम आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद टेररिज्म, आतंकवाद है, पर्यावरण प्रदूषण है, इन सभी चीजों से क्या है कि सवाल आपको उस संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट रूप में थोड़ी सी चर्चा जरूर किया जाएगा, उसमें वो क्या है, तो वह है लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन में देखना है कि बुनियादी सिद्धांत और नौकरशाही, बुनियादी सिद्धांत और नौकरशाही। तो ये ओवरऑल जो सिलेबस जो है हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। अगर इसको एक एक सेगमेंट को अगर बेहतर तरीका से पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुकेगा। तो ठीक है, संस्थान जो श्योर सक्सेस जो है वो काम तो करेगा ही, आपका मार्गदर्शन सही से करेगा, लेकिन आप लोग भी अभी से कुछ कुछ पढ़िए। और कुछ कुछ पढ़ने के क्या तात्पर्य है, तो यहां पे एनसीईआरटी यानी केंद्र सरकार की जो किताबें जो पब्लिश होती है, और एससीईआरटी यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें विशेषकर 9th 10th और 11 12 दोनों के पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें जो है, ये मैंडेटरी है आपके लिए पढ़ना, ये जरूरी है एनसीईआरटी की। ये मत सोचिएगा कि आपका पीजीटी का है तो टीजीटी की हम संदर्भ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। 9th 10th 11 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं उसको पढ़िए। इसके अलावा ये है, मेंशन कर दे रहा हूं क्या, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है। ये दोनों की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर चाहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक ठाक हो जाएगा, तो रेफरेंस के संदर्भ में अगर जिसको अच्छा लगे तो लक्ष्मीकांत को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मार्केट में बहुत सी किताबें हैं जिसका सहारा नहीं भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए। हम लोग A to Z आपका रिजल्ट कैसे बेहतर हो सकता है उस दिशा में हम लोग काम करके, और आपको इस स्तर पर तैयारी श्योर सक्सेस के माध्यम से कराया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट 100% सुनिश्चित होगा। तो इतना बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोगों ने सिलेबस जो फॉर्मेट किया, सवाल इसी से रहेंगे। और बहुत जल्द ही इस मंच के माध्यम से आप लोगों की जो क्लास जो है वो सुचारू रूप से शुरू होगी। तब तक धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।